हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पर डेली आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ जो जीएस से होता है दोस्तों। साइंस के क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन भी लेते हैं, बायो के भी लेते हैं और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ रहा होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो बढ़ रहा होगा, चीज़ें आप सीख रहे होंगे दोस्तों। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और उम्मीद करता हूँ एक आपको वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझते हैं इसको और क्या एक क्वेश्चन कर रहा है इसको भी देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। देखिए दोस्तों ये क्या है, देखो किसके द्वारा देखा होता है दूध खट्टा होता है। तो ऑप्शन में क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, निमेटोड है, प्रोटोजोआ है, ये सारे क्या है ऑप्शंस हैं। तो अगर बात करें दूध में, जो आपको पता है दोस्तों, अ, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। ठीक है, और बात करें दूध में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दोस्तों आपके पाए जाते हैं दूध में। ठीक है, तो अगर बात करें कौन सा दूध का जो खट्टा होने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो है क्या आपका बैक्टीरिया ही है जो दूध का खट्टा कर देता है, यानी दूध को खट्टा कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित, थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों इसको। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु के संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है। तो अगर ऑप्शन में देखें आप, तो ऑप्शन में क्या है, पेचिस है, दम्मा है, कुष्ठ है। तो अगर बात करें जीवाणु से जो होने वाले रोग हैं, तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, क्या है, पंडित पंडित का टिक, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। अब समझिए, पंडित यानी प से क्या हो गया दोस्तों, तो प से आपका हो जाएगा, अब प से हो गया प्लेग, क्या हो गया प्लेग। ड से क्या हो गया डिप्थीरिया। त से क्या हो गया तपेदिक भी हो गया और टिटनेस दोनों हो गया, तपेदिक और टिटनेस दोनों हो गया। और क से क्या हो गया आपका काली खांसी, इसे आप कुकुर खांसी भी कहते हैं दोस्तों। और टी से आप याद रख सकते हैं वही टिटिनस। और क से क्या आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क से आपका हो गया कुष्ठ रोग। ठीक है, और न्यू से क्या हो गया निमोनिया। तो जो सारे रोग हैं ये किससे होने वाले हैं, ये जो सारे रोग हैं वो होने वाले हैं आपके किससे, वायरस यानी जीवाणु से, किससे, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, तो एक आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आप सभी जो रोग हैं दोस्तों वो जीवाणु से होने वाले होते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो आपके विषाणु से जो होने वाले वायरस जो है दोस्तों, वायरस से जो होने वाले रोग हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें वायरस से होने वाले, तो आपका जो हो गया गलसुआ हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, GFPT यानी पटा के चल वे, है ना, GF पटा के चल वे। अब देखिए जी से क्या हो गया गलसुआ हो गया, एफ से क्या हो गया फ्लू हो गया, पी से क्या हो गया आपका प्लेग हो गया, क्या हो गया प्लेग, टी से क्या हो गया आपका ट्रैकोमा, ये नेत्र संबंधित बीमारी है, टी से ट्रैकोमा। ठीक है, और चल से क्या हो गया चेचक हो गया, और के से क्या हो गया खसरा हो गया। तो ये जो रोग हैं ये किससे होने वाले हैं, ये जो रोग हैं आपके होने वाले हैं वायरस के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर दूध के दही के रूप में जमने के कारण, मतलब जमने का क्या कारण है। ठीक है, तो आपको पता है दूध में एक मतलब जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है जो दूध है वह दही में जब बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था, तो ये जो इयोनोवस्की हैं दोस्तों, ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। इन्होंने ही क्या किया था, सर्वप्रथम विषाणु का खोज किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है यह टीके की खोज की थी ना, एडवर्ड जेनर किसकी खोज की थी, टिकट की खोज की थी।
तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किस किया था दोस्तों? ये वही जो आंसर है दोस्तों, एडवर्ड जेनर, है ना। इन्होंने चेचक के टीके का क्या कहते हैं, विकास किया था। लुई पास्चर की बात करें तो लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज जो टीका है दोस्तों, रेबीज का टीका, उसका विकास किया था लुई पास्चर ने। ठीक है, और बात करें पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता है अलेक्जेंडर ने आविष्कार किया था पेंसिलिन का। ठीक है, पेंसिलिन का हो जाएगा अलेक्जेंडर। और बात करें अगर कि जो आपके पोलियो के टीका का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो जॉन साल्क ने क्या किया था, पोलियो के टीका का आविष्कार किया था। और अगर बात करें पिनकस, जो पिनकस है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो आपके गर्भ है, पिनकस, एग्जैक्टली इसका याद नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो फिर क्वेश्चन हमने ऊपर किया है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, यही क्या है, दूध को दही के रूप में बदलने का कारण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? कौन क्या होता है, स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी मतलब दो चीज़ें होते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी उसे कहते हैं जो स्वयं अपना भोजन बना सके। ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। विषम पोषी किसे कहते हैं, तो विषम पोषी वह होता है जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, और अगर बात करें, एक संबंध होता है सहजीविता का संबंध। देखिए, जो कवक और शैवाल होते हैं, कौन होते हैं, कवक और शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल क्या होते हैं, ये एक तरह से सहजीविता का संबंध होते हैं। ठीक है, इन दोनों में, कवक और शैवाल, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, सहजीविता का संबंध होता है। कहने का मतलब क्या है, जो कवक होता है, देखिए कवक है, इसको रहने के लिए घर कौन देता है, सॉरी, शैवाल को रहने के लिए घर कौन देता है, कवक देता है। ठीक है, कवक जो है शैवाल को रहने के लिए घर घर देता है। बदले में जो शैवाल है, इसके पास क्या होता है, पर्णहरिम होता है, यानी क्लोरोफिल शैवाल में होता है। और आपको पता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है वही क्या कर सकता है, भोजन बना सकता है, अन्यथा कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और शैवाल के पास क्या किया होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसको रहने के लिए घर नहीं होता है। तो कवक क्या करता है, इसको रहने के लिए घर देता है, और शैवाल बदले में इसको क्या करता है, भोजन बनाकर देता है। तो इन दोनों के संबंध को हम लोग बोलते हैं सहजीविता संबंध, और इन दोनों के को एक साथ मिलने को हम बोलते हैं लाइकेन। और लाइकेन का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं दोस्तों, तो लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण से संबंधित, वायु प्रदूषण को जानने के लिए हम लोग लाइकेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शैवाल ही हो जाएगा। यानी क्योंकि जिसमें आपको पता है, जिसमें पर्णहरिम होंगे, जिसमें क्लोरोफिल होगा, वही क्या होगा, वही भोजन बना सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बात करें यहाँ पर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, सदा। तो याद रखिएगा, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, सदा क्या बनता है, आपका आभासी ही बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। आभासी और देखिए, ये उल्टा नहीं है, पार्श्व उल्टा मतलब क्या है, समझिए। आपको पता है, जब आप अगर समतल दर्पण के सामने ऐसे रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब, एफ को ऐसे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसको आप उल्टा नहीं कह सकते, इसका पार्श्व उल्टा कह सकते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा का मतलब ये होता है, अगर ऐसे रखा गया है तो ऐसे, तो उल्टा हो जाएगा ये, लेकिन ये उल्टा नहीं है। ठीक है, ये पार्श्व उल्टा है, और बना है कैसा, सीधा। तो जब भी आप समतल दर्पण की बात करेंगे, तो उस तरह प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन पार्श्व उल्टा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि समतल दर्पण और प्रतिबिंब। अच्छा, अब बात करते हैं दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः दो ही प्रकार पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका जो होता है अवतल दर्पण, और एक होता है आपका अवतल दर्पण, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, और आपको पता है एक क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, एक क्या होता है, समतल दर्पण। तो ये जो दर्पण होते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना, अवतल दर्पण द्वारा, ये प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, इसके द्वारा हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा जब भी बनेगा तो याद रखिएगा, वास्तविक बनेगा। और यह कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन ये होता है कि अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर बात करें आप, देखिए अवतल दर्पण की,
तो अवतल जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, उल्टा। और जहाँ उल्टा बनेगा ना वहाँ क्या बन जाएगा, सॉरी, वहाँ क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा। ठीक है, जहाँ उल्टा वहाँ प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। एक बात और समझिए, जो इसका एक कंडीशन ऐसा है, पूछता है यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि मतलब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है सीधा बने और बड़ा बन जाए। तो वह एक ही कंडीशन है, P और F के बीच में, यानी F मतलब फोकस और P मतलब ध्रुव। तो इनके बीच में अगर आप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा और उल्टा। और इसके इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जो सूक्ष्मदर्शी होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, उसमें आपसे पूछे कि कौन दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण ही लगा होता है। ठीक है, और बात करें उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा और सीधा। और इसका प्रयोग करके, इसी गुण का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी के, उनके जो पास जो शीशे होते हैं पीछे देखने के, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बाहर पीछे से बहुत बड़ा बस आ रहा है तो इसका भी छोटा प्रतिबिंब कौन बना देता है, छोटा प्रतिबिंब बना देता है कौन, आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो बड़े से बड़े चीज़ों को छोटा और सीधा दिखाता है, तो इसलिए क्या होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण में, गाड़ी के शीशों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए, आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। देखिए, अगर बात करें आँख में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो माननेत्र के बारे में कुछ समझ लेते हैं। माननेत्र क्या है, तो अगर माननेत्र एक गोलाकार होता है, इसका जो व्यास है वो लगभग 2.3 सेमी होता है। बात करें माननेत्र का जो सामने का भाग होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। कार्निया जो होता है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि माननेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कार्निया को हम लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। अगर माननेत्र में कौन सा भाग दान देते हैं, तो कार्निया को। ठीक है, ये जो आपका क्या होता है, लेंस होता है, लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है और एक किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। देखिए, माननेत्र में जो लगा लेंस होता है वह किससे बना होता है, प्रोटीन से ही बना होता है। ये जो पच्छावी मांसपेशियां हैं, इनका काम क्या है, ये लेंस को चपटा करना और फिर चौड़ा करना, यानी समंजन क्षमता को बनाए रखना, ये काम है पच्छावी मांसपेशियां। यानी लेंस जिसके बीच में टिका होता है ना, ये पच्छावी मांसपेशियां होती है, लेंस जिसके बीच में टिका होता है। ठीक है, और बात करते हैं, ये जो पुतली है ना, पुतली, ठीक है, पुतली का काम क्या है, तो यह क्या करता है, देखिए, कोई भी प्रकाश अगर आपसे पूछे कि मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो आंसर क्या होगा, कार्निया से। क्या होता है, कार्निया से। और जो कार्निया से प्रकाश कहाँ जाता है दोस्तों, कार्निया से जो प्रकाश जो जाता है आपका, वो जाता है नेत्र, पुतली या नेत्र तारा इसको बोल सकते हैं। कहाँ जाता है, पुतली में। देखिए, जो कार्निया की ये परितारका है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं परितारका को। ठीक है, याद रखेंगे, आइरिस किसका होता है, परितारका। और देखिए, जो आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेत्र तारा। जैसे मान लीजिए आइरिस है, इसके मध्य में क्या होता है, एक छिद्र होता है, और ठीक इसके पीछे क्या होता है, लेंस होता है। तो यहाँ से प्रकाश क्या होता है, जब पहुँचता है, तो आइरिस का एक विशेष गुण है, यह कम प्रकाश में अपने आप को सिकुड़ा लेती है, जिससे नेत्र लेंस क्या होता है, छोटा हो जाता है। और नेत्र लेंस नहीं, नेत्र तारा इसको बोल सकते हैं। जो आपका पुतली है, ये क्या होता है, छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में ये फैला लेता है, जिससे ये बड़ा हो जाता है। इससे फायदा ये होता है कि प्रकाश का एक सीमित मात्रा ही क्या होता है, नेत्र में प्रवेश कर पाता है। ज़्यादा, देखिए, अगर प्रकाश का ज़्यादा मात्रा नेत्र प्रवेश हो जाएगा तो उस तरह से क्या जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, जिससे चीज़ें हमको स्पष्ट नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश, नेत्र में प्रकाश को प्रकाश के लिमिट मात्रा ही जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो यह जिम्मेदार कौन है, आपके पुतली। कौन जिम्मेदार है, पुतली। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बात करें मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, तो रेटिना पर बनता है उल्टा। ठीक है, देखिए, और ये जो उल्टा बनता है, बाद में जो मस्तिष्क है यह हमको सीधा आभास दिलाता है। ठीक है, कौन, मस्तिष्क हमको सीधा आभास दिलाता है कि जो प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। ठीक है, ये कौन काम करता है, मस्तिष्क। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि
सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। कहाँ? रेटिना बनता है, लेकिन रेटिना पर एक बिंदु है जिसका नाम है पीत बिंदु, वहां पर बनता है सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, नेत्र संबंधित जो दोष है वो कौन कौन से हैं? तो नेत्र संबंधित आपके जो दोष हैं, एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। उसके बाद दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद आपके बोले तो जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। देखिए, जो दोष है, थोड़ा कंफ्यूजन है, जो दोष है वो चीजें हमको दिख जाती है। जैसे दूर का दोष है तो दूर की वस्तु दिख जाएंगे, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिख जाएंगे। ये जो जरा दृष्टि दोष है ना, ये थोड़ा इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति को ना ही पास की वस्तुएं दिख पाती हैं स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तु, यानी जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। एक होता है दोस्तों अबिंदुकता जो दोष है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। अबिंदुकता, इसमें जो है व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो ये आपके हो गए। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन पूछिए, और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करते हैं? देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें आप अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो इसमें आप उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना से पहले बन जाता है, और दूर दृष्टि में जो प्रतिबिंब है रेटिना के बाद बनता है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आपको पता है जो डायनोमो है उससे आपको किस प्रकार की धारा प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, डायनोमो दो तरह के होते हैं, एक होता है दिष्ट धारा डायनोमो और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो। और डायनोमो जो होता है दोनों तरह से होते हैं, तो इसमें दोनों धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, समय के साथ साथ जो है इसके दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे धारा को हम लोग क्या करते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। जो साधारण बैटरी होते हैं दोस्तों, उनसे जो प्राप्त धारा है वो क्या होता है? दिष्ट धारा होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, तो यह आधे चक्कर में क्या होता है? आवर्ती रूप से ये अपना दिशा क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, दिशा और परिणाम दोनों बदलता है। साधारणतः दिष्ट धारा में दिशा और परिणाम क्या होता है? दोनों निश्चित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिणाम दोनों क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आपके डायनोमो है, ठीक है, इससे जो प्राप्त धारा है उससे क्या बोलते हैं? आप दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि विद्युत छड़ जो आपका है दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया। अब विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, यह नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और विद्युत चुम्बक बनाया क्या जाता है? तो परिनालिका के अंदर दोस्तों, ठीक है, एक परिनालिका होता है, परिनालिका के अंदर क्या किया जाता है? इसको मतलब परिनालिका को किसी बैटरी से या किसी विद्युत स्रोत से जोड़ करके इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम नर्म लोहे का छड़ रख देते हैं। ठीक है, और जब इसमें धारा प्रवाहित होता है तो आपको पता है कि जो फैराडे के नियम के अनुसार अगर आप धारा किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी विद्युत क्षेत्र का कारण क्या होता है? ये जो आपका क्या है, नर्म लोहा है, यह कुछ टाइम बाद क्या होता है? विद्युत इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या हुआ, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि हमें जो है सूर्य जो होता है, सूर्य, ठीक है, जो सूर्य होता है ये डूबने के कुछ देर पहले, ठीक है, डूबने के कुछ देर पहले डूबने के कुछ देर बाद तक हमको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य डूब गया, उसके कुछ देर बाद भी हमको क्या कहता है? दिखाई देता है सूर्य डूबने के बाद भी।
और उगने के पहले भी क्या होता है, सूर्य हमको दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस घटना के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह जो घटना है दोस्तों, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य जो होता है वह डूब जाता है, उसके बाद भी दिखाई देता है, और अभी उगा नहीं होता है, उसके पहले भी हमको दिख जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कितने टाइम पहले दिख जाता है। तो 2 मिनट पहले क्या होता है, सूर्य उगने के पहले दिख जाता है, और 2 मिनट बाद सूर्य डूबने के बाद भी दिखता है, ठीक है। 2 मिनट का अंतर होता है, बस यही पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। और बताए ना किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए क्या होता है, जब किसी धातु को आप वायु तथा नमी में छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि वह वायु और नमी से अभिक्रिया कर लेता है, और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जब कोई पदार्थ में या किसी तत्व में या किसी यौगिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो अगर हम क्या करें दोस्त, अगर हम क्या करें कि आयरन है, क्या है, आयरन है, उस आयरन को, यानी लोहा है दोस्तों, और इस लोहे को आप क्या करिए, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन यानी वायु में छोड़ दीजिए। तो क्या करता है लोहा, जब वायु में इसको छोड़ देते हैं तो ये लोहा क्या करता है, यह इससे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो रिएक्शन करके बनाता है Fe2 और O3, और इसे आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप जंग। क्या बोलते हैं? जंग। तो जब किसी लोहे को आप वायु में खुला छोड़ देंगे, ठीक है, तो यह नमी और वायु पा करके, नमी और ऑक्सीजन के साथ क्या करके वह अभिक्रिया करता है, जिस पे उस छड़ पे क्या होता है, भूरे रंग की एक परत जम जाती है, ठीक है। जो छड़ होता है, जैसे मान लीजिए छड़ है, इस पे क्या होता है, भूरे रंग की एक परत जम जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो ये क्या होगा, यह आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, जो जंग होता है, ठीक है। अब आपसे पूछाता है कि जंग लगने के बाद जो लोहा है उसका वजन हल्का होता है या भारी हो जाता है। तो आमतौर पे आप सभी को ऐसे लगता है कि वह मतलब हल्का हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। तो आपको लगता है कि वो नष्ट हो रहा है, तो वह भारी हो जाएगा, ठीक है, मतलब हल्का हो जाएगा। लेकिन जंग लगने पे जो लोहा होता है क्या होता है, भारी हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप चांदी को दोस्तों खुला छोड़ दें, तो उस पर काले रंग का एक पदार्थ जम जाता है, तो वो भी क्या है, सिल्वर ऑक्साइड ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको, और इस तरह कापर को अगर छोड़ दें, तो तांबे को छोड़ेंगे अगर, तो एक ये क्या कर लेता है, इस पे भी हरे रंग का क्या करता है, एक परत जम जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, कापर ऑक्साइड यानी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें। तो आप बताइए ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यह ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का जो दूसरा नाम है वो है उपचयन। क्या नाम है? ऑक्सीकरण का जो दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं उपचयन। तो आंसर में क्या दिया होगा, उपचयन दिया है, ना कि ऑक्सीकरण, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन। क्या होता है, क्या हो जाएगा, उपचयन। देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो अपचयन में मान लीजिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे हम आपको समझा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे कापर है, ये क्या है, कापर ऑक्साइड है, ठीक है। और प्लस क्या है दोस्तों, इसमें अगर मान लीजिए 2H है, क्या है, 2H है। ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं ना, क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन करते हैं, तो ये तो कापर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखें, तो कापर के पास यहाँ ऑक्सीजन था, और यहाँ कापर के पास ऑक्सीजन
नहीं है। ठीक है, कॉपर के पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, आपके यहाँ पर अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, NaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, NaOH का होल ट्वाइस, और प्लस क्या कह रहा है कि जब इसको हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या, HCl। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्वेश्चन बनता है कि पेट में किस अम्ल का स्राव होता है। तो याद रखिएगा, जो पेट होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और यह भोजन के पचाने में क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अब इसको जब हम रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस प्लस NaCl बन जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, एक आपका ट्वाइस नहीं रहेगा इसका, एक सेकेंड, NaOH होगा, और ये हो जाएगा HCl प्लस NaCl, ये NaCl बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें अभी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सेकेंड, रिएक्शन, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया की बात करें, जब दो क्या होते हैं, अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे एक अभिकार, देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इन दोनों के मिलने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। देखिए, जब दो अभिकारक आपस में मिल करके सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। इसके विपरीत अगर एक अभिकारक ए अलग होकर के दो उत्पाद बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन मतलब जुड़ जाना, वियोजन मतलब अलग हो जाना, तो इससे भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करें तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, यह कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यह होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और देखिए, जब कोई अम्ल है ना, जब कोई अम्ल और किसी लवण से किसी अम्ल जो है दोस्तों किसी क्षार से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो इसमें क्या होता है कि ना ही अम्ल का प्रभाव और ना ही क्षार का प्रभाव, दोनों का प्रभाव क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और इससे हमेशा क्या, एक नया पदार्थ बनता है जिसे आप बोलते हैं लवण। और इसके साथ जो दोस्तों वह जल भी बन जाता है। क्या बनता है, जल भी बन जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप बात करें, जो लवण होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान कितना होता है लवण का, तो लवण का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। देखिए, दो चीज़ों का पीएच मान 7 होता है, एक आपका लवण हो गया और एक आपका शुद्ध जल, इन दोनों का पीएच मान 7 होता है। आपको पता है जिसका पीएच मान अधिक होता है 7 से वह क्षार कहलाता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होता है दोस्तों नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले को क्या करता है, नीले लिटमस को क्या करता है, वो लाल करते हैं, क्या करता है, लाल। इसके विपरीत जो क्षार है वह क्या करता है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद भी होंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपनी और भी जानकारी और नॉलेज इंप्रूव करने के लिए अगर कोई भी और सुझाव आपको देना है तो दे सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।